जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है, वाले ठीक ठाक हैं? ओके जी, कल हमने डिफरेंसेस पढ़े थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और हमने बिजनेस पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होती हैं। ट्रेडिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और सर्विस बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस में चीज़ें खरीद के एज इट इज़ सेम कंडीशन में आगे सेल कर दी जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है, उनकी हालत को, उनकी कंडीशन को चेंज किया जाता है और फिर फिनिश गुड्स बनाकर उनको सेल कर दिया जाता है। और सर्विस बिजनेस में तो वैसी इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं जो कि ट्रांसफ़र की जाती हैं, रिटर्न नहीं हो पाती, टाइम और स्किल इन्वॉल्व होता है। फिर ये बात हुई थी कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे होगा, जिसमें हम चीज़ें बनाकर बेच रहे होते हैं, क्योंकि मुश्किल बात है और आई कैप का ताल्लुक भी मुश्किल चीज़ों से ही है। यहाँ तक कल बात कंप्लीट हुई थी। यहाँ से आगे अगर यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। चलें फिर आगे। ओके, जब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात की जाती है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक हेड ऑफिस और एक फैक्ट्री। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उठा के देख लीजिए। मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं। मैकडोनल्ड्स को अगर मैन्युफैक्चरिंग समझा जाए, और वो है भी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो जिस हालत में चीज़ें खरीदते हैं उसी हालत में आगे सेल भी कर देते हैं, और सॉरी उसको कन्वर्ट करके डिफरेंट हालत में सेल करते हैं। क्या आप जब किसी भी मैकडोनल्ड्स मेन बुलेवार्ड की बात कर लें, मैकडोनल्ड्स मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में आप जाते हैं, तो क्या वहां पे आपको कोई दफ्तर के लोग फाइल्स पकड़ के इधर उधर फिरते नजर आते हैं कि नहीं? आपको ऐसी कोई चीज वहां पर नजर नहीं आती। वहां पे आपको सिर्फ एक किचन नजर आता है या आपको सिटिंग एरिया नजर आता है जहां पे बैठ के आप खा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पे उनका किचन है, क्या वहां पे चीजें बन रही हैं? सारी चीजें वहीं पे बन रही हैं। इसका मतलब है मैकडोनल्ड्स के लिए फैक्ट्री उनका किचन है। ठीक है, लेकिन जो डिसीजंस हो रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितने की सेल करनी चाहिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बंद कर देनी चाहिए, किस प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक किस्म के डिसीजंस हैं, क्या वो भी उसी मैकडोनल्ड्स मेन बुलेवार्ड पे हो रहे होते हैं या वो कहीं और हो रहे होते हैं? वो कहीं और हो रहे होते हैं, जिसका शायद आपको पता भी नहीं होगा। आपको शायद ये पता भी नहीं होगा कि मैकडोनल्ड्स का हेड ऑफिस किधर है। किसी को पता है? बस नहीं पता। ठीक है, वो जिधर भी है, वैसे जहां मुझे तो पता है, लेकिन चले जहां पे भी है, डिसीजंस वहां पर हो रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर दो डिफरेंट चीजें होती हैं। एक होता है हेड ऑफिस और एक होती है उसकी फैक्ट्री। फैक्ट्री वो होती है जहां पे चीजें बन रही होती हैं, प्रोडक्शन हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। और हेड ऑफिस वो जगह होती है जहां पे डिसीजंस टाइप की चीजें हो रही होती हैं। क्या मैं कह सकता हूं फैक्ट्री इज द प्लेस वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस? यहां पे प्रोडक्शन होती है। और क्या हम कह सकते हैं कि हेड ऑफिस वो जगह होती है जहां पे डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं? या ये भी कहा जा सकता है कि सेल्स भी हेड ऑफिस के थ्रू हो रही होती हैं कुछ हद तक। कुछ हद तक मैकडोनल्ड्स की मिसाल में शायद ये बात कोई इतनी वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी से कॉर्पोरेट लेवल पे जाएं कि अगर आप एक बिजनेस हैं और आपने अपने ऑफिस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को डेली के लिए मैकडोनल्ड्स का लंच लगवा कर देना है कि डेली मेरे 5,000 एम्प्लॉयज़ को मैकडोनल्ड्स के बर्गर मिला करें, तो आप किसी फैक्ट्री मैकडोनल्ड्स की किसी किचन में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट उनके हेड ऑफिस में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि सर मेरे पास एक कंपनी है, मैं कंपनी का मालिक हूं, 5,000 के करीब मील्स मुझे चाहिए रोज अपने एम्प्लॉयज के लंच के लिए, तो आप क्या वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं डेली बेसिस पे? ये काम किसी फैक्ट्री का नहीं होगा, बल्कि आपको मैकडोनल्ड्स के हेड ऑफिस में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर रोज डिलीवर करने की कैपेसिटी आपको किसी फैक्ट्री या किचन से नहीं मिलेगी, वो आपको हेड ऑफिस से मिलेगी। और फिर आपने कुछ डिस्काउंट भी लेने होंगे, सब कुछ करना होगा, तो वो सारे डिसीजंस भी वहां पर हो रहे होंगे और इस तरह की जो डील्स होती हैं ना, वो भी वहीं पर ही हो रही होती हैं। कभी आपने ये जो मनी एक्सचेंज होते हैं, ये करेंसी कन्वर्टर वाले, कभी अगर आपको जाने का इत्तेफाक हुआ हो यहाँ पर,
तो जो ये हमारे जैसे होते हैं ना, $100 दे दें, $50 दे दें, $200 दे दें, ये तो काउंटर पे ही काम चल रहा होता है, ये काउंटर। लेकिन जब बात आती ना अरबों की, अलिफ वाले अरब की बात करूं, एन वालों की नहीं कर रहा, तो जो अलिफ वाले अरबों की जो बात हो रही होती है ना, ये फिर जो है ना कि साइड पे जाके होती है, हेड ऑफिस, ठीक है, सेल्स वहां पर होती है। छोटी मोटी बात चले यहां पर हो जाती है, लेकिन हेड ऑफिस में डिसीजंस तो होते ही होते हैं, लेकिन कभी कभार सेल्स भी वहीं से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक होगी बात। तो अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, तो मैकडोनल्ड्स की ही अगर बात की जाए, तो जितना भी बर्गर बनाने का या फ्राइज बनाने का सामान है यहीं पे मौजूद होगा, ऐसे ही है। तो जितनी भी चीजों को बनाने से रिलेटेड कॉस्ट होगी वो फैक्ट्री में इनकर हो रही होगी, क्या ऐसा ही है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि फैक्ट्री के अंदर चूंकि प्रोडक्शन हो रही होती है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी सारी यहां पे लग रही होती हैं? मानते हैं आप इस बात को? ओके, तो चूंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही होती है, चीजें बन रही होती हैं, इसलिए वहां पे जितनी भी कॉस्ट लगती हैं वो सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट ही होती हैं। ओके, और हेड ऑफिस की बात की जाए, हेड ऑफिस का शायद प्रोडक्शन से डायरेक्ट एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आपने कुक रखा जिसका काम था बर्गर बनाना, वो कुक छोड़ गया, क्या बर्गर बन सकेंगे? यस सर, हवा जन्नात बनाएंगे आके? कौन बनाएगा? बात कुक की हो रही है, एक स्पेसिफिक कुक की हो रही है, कुक तो रखना ही पड़ेगा, एक बंदे की बात नहीं हो रही, एक ओहदे की बात हो रही है। कोई ना कोई कुक तो होगा ना, अगर कोई भी नहीं होगा तो बस आपका किचन बंद, फैक्ट्री बंद, यही काम करेंगे ना। तो इसका मतलब है कुक की जो कॉस्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फैक्ट्री, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि कुक की सैलरी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसके बरक्स आप लोग बनेंगे शौकत कौमा ACA, एक दिन आपके नाम के साथ ACA लगेगा ना, क्वालिफाई कर जाएंगे CA, सबके नाम के साथ लगेगा कौमा ACA। फैक्ट्री बैठेंगे कि उधर बैठेंगे आप? चले मैं मजीद स्पेसिफिक कर देता हूं, आप बन जाएंगे CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सर कितने पैसे लेंगे CFO बन के? वैसे कुछ सोचा हो? मार्केट ट्रेंड जो होगा, मार्केट में तो दोस्त नौकरी नहीं मिल रही, फिर क्या करेंगे? वैसे वैसे अंदाजा क्या सोचा होगा कि CFO बन के इतने पैसे तो लूंगा मैं, ये 50 लाख प्लस मर्सिडीज S क्लास, iPhone 14 Pro Max। इनिशियली नहीं, CFO बनते हुए टाइम तो लगेगा, 8-10 साल तो लगेंगे, फिर क्या सोचा 8-10 साल बाद कितने पैसे होने चाहिए? वो ठहर तो जाए, 1 मिलियन होने चाहिए पर मंथ, 1 मिलियन एट लीस्ट। CFO बनने के बाद पर मंथ 1 मिलियन एट लीस्ट। अच्छा अच्छा, ओके। देख भाई, ये मेरा और आप, ये मेरा भाइयों वाला मशवरा है, मशवरा नहीं बल्कि नसीहत है। 1 मिलियन मिल रहा हो, 2 मिलियन मिल रहा हो, शादी करा लोगे ना, घर जाके सारे जाएंगे। ओके, ये मेरा एक आपको ना वो है, खैर ये मेरी इनके आपस की बात थी। चले जी, 1 मिलियन जी, इन्होंने कहा 1 मिलियन की कॉस्ट। अब ये CFO भाई साहब हैं, यहां बैठेंगे कि यहां बैठेंगे? ऑब्वियसली हेड ऑफिस में बैठेंगे। डिसीजन इन्होंने सिर्फ ये डिसीजन नहीं करना, इन्होंने और भी बहुत सारे डिसीजन करने हैं। ओके, ये बैठेंगे हेड ऑफिस में, 2 साल इन्होंने काम किया, नहीं पसंद आई जगह, 40 लाख की नौकरी आगे मिल गई, रिजाइन दे दिया, छोड़ के चले गए, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बर्गर बनने बंद हो जाएंगे। क्यों? CFO चला गया, इतना बड़ा ओहदा चला गया, उधर कुक की वजह से फैक्ट्री बंद हो रही थी, ये तो फिर CFO है भाई। इनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है। कुछ आपको फर्क समझ आया? तो इसीलिए जो लोग यहां पर बैठे होंगे या जो कॉस्ट आपकी हेड ऑफिस में इनकर हो रही होंगी, इनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और इनको हम बोलेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सर वैसे 1 मिलियन मिलेगा, करेंगे क्या उससे? जो सारे बंदे करते हैं जी, थोड़ी सी कितनी थोड़ी सी सेविंग? अब नहीं, वैसे ही चले, सोचा तो होगा ना, 1 मिलियन सोच लिया तो 1 मिलियन यूटिलाइज कैसे करना है ये भी शायद सोचा होगा जी। नॉर्मल लाइफ के खर्चे होते हैं सर। गाड़ी कौन सी लेंगे आप? 1 मिलियन? अब बताए, टेस्ला जी? नहीं टेस्ला नहीं, फिर भी वैसे ही 1 मिलियन जी।
BMW बेहतर रहेगी, 1 मिलियन के साथ BMW बेहतर रहेगी, 2 साल बाद बेहतर रहेगी। 2014 में मैंने CA क्वालिफाई किया था और मैंने भी ये सोचा था कि 2 साल बाद मैं BMW लूंगा, लेकिन 2 साल बाद मेरी शादी हो गई। और अब यकीन माने इस मार्च में बेगम को नई गाड़ी ले दी है, मैं उसी पुरानी पे आता हूं। तो ये होता है मेरे भाई, तो इसलिए ज़ेन पहले से बना लेना, वरना बड़ा अफसोस होता है। ओके चलें जी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक होगी बात, समझ आ गई बात की। चलें जी, यहां तक नोट करें, फिर यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिया, बता ही दिया करें। ओके जी, यहीं से अब बात होगी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की। कॉस्ट क्लासिफिकेशन कह दें या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कह दें। कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। ओके मेरे भाई, ऊपर लिख देते हैं। यार वो किधर है डस्टर? जी मैंने कहीं रखा है, देखिए किधर है, देखें तो नहीं पड़ा हुआ। टिश्यू ले लें। नहीं यार, अभी ये मिटा के मैंने ही कहीं रखा है, जेब में तो नहीं डाली है मैंने। यार समीर देखिएगा यार कहाँ पे, वो नया कोई ले आए डस्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम करते हैं जी बाय फंक्शन, एक हम करते हैं बाय एलिमेंट्स, और तीसरा एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय बिहेवियर। तो कॉस्ट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं या 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं जी, बाय फंक्शन, बाय एलिमेंट्स एंड बाय बिहेवियर। ठीक होगी बात? ओके। जब बाय फंक्शन की बात होती है तो बाय फंक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसके बारे में अभी आपके साथ बात हो चुकी है। ओके, तो यहां पे जो हमने ये कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में क्लासिफाई किया था, ये हमने बाय फंक्शन किया था। ओके, इसी फंक्शन को आगे तोड़ा जाता है बाय एलिमेंट्स में। ठीक है जी, और बाय एलिमेंट्स में कैसे तोड़ा जाता है जी? मटेरियल को 3 में और नॉन प्रोडक्शन को 5 में। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट को 3 में तोड़ा जाता है जी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक होगी बात? और जब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की बात आती है तो इनको जो 5 हिस्सों में तोड़ा जाता है वो है जी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, थैंक यू जी, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, और आखिर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ठीक हो गया जी? बेसिकली ये जो रेड में हमने किया हुआ है, ये हमने बाय फंक्शन क्लासिफाई कर दिया है। ओके, और ये जो हमने ब्लैक से लिखा है, ये बाय एलिमेंट्स हमने क्लासिफाई कर दिया है, यानी फंक्शंस को आगे मजीद एलिमेंट्स में तोड़ दिया जाता है। ओके जी, सब अच्छा है यहां तक? चलें जी, सबसे पहले हम आसान बात करेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की, और आज शायद हम आखिरी दफा तो नहीं, आगे भी कहीं कहीं करेंगे, लेकिन जितनी डिटेल में आज कर रहे हैं इतनी डिटेल में हम दोबारा गुफ्तगू नहीं करेंगे जी। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, सबसे पहले आपको इसमें नजर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सब वाकिफ हैं इससे,
बताइए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेफिनेशन इसमें क्या क्या आता है वो छोड़ दें, क्या उर्दू में बता दें इसकी एक तारीफ या इसकी एक डेफिनेशन, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? बिजनेस को मैनेज या इस इंतजामी मामलात वगैरह को संभालने में जो भी अखराजात हमारे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। अब आप बता सकते हैं कि जी इसके अंदर सैलरीज आएंगी, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है किसकी सैलरी? एम्प्लॉयज तो कंपनी में 5,000 हैं, सबकी एडमिन में जाएगी। हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरी एडमिन में जाएगी, और वो भी तमाम नहीं, सिर्फ वो लोग जो कंपनी के मामलात और तरह से एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। ठीक होगी बात? देन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस सेम चीजें ही हैं। ठीक है, इनको आमतौर पे इकट्ठा ही बोला जाता है। इसीलिए आपने अगर फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, तो वहां पे आपने नहीं पढ़ी होगी, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल इकट्ठे पढ़े होंगे, आपने इसका ब्रेकअप नहीं पढ़ा होगा। एफआर 1 में शायद आप पढ़ लेंगे कि इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली इकट्ठा एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है और एक ही नॉर्मली बात होती है। सेलिंग होता है जी सेल करने के खर्चे, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी सेल को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के खर्चे। ओके, तो जब आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल करने में भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, और सेल करने के बाद जब कस्टमर आपको ऑर्डर दे देता है तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में घुसे और एक बंदा आपको ऊपर से पड़ गया और उसने आपको कहा कि सर इस अच्छी वॉशिंग मशीन तो दुनिया में है ही कोई नहीं, इससे ज़्यादा अच्छी धुलाई तो कोई भी नहीं करता। आपने कहा तुम झूठ बोलते हो, मैं शादीशुदा हूं। ठीक है, तो बहरहाल उसने कुछ भी कह के कुछ भी करके उसने आपको वॉशिंग मशीन सेल कर दी, और जो उस दुकान का मालिक था उसको उस वॉशिंग मशीन सेल करने पे उस बंदे को, सेल्समैन को कमीशन देना पड़ गया। ये उस दुकानदार के लिए क्या है? सेलिंग एक्सपेंस है। ओके, सो कमीशन पेड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट इज सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद आपने उसको कहा यार एक काम और करो, तुम ये वॉशिंग मशीन उठा के ना मेरे घर डिलीवर करवा दो। अब वो उठाएगा और आपके घर डिलीवर कराएगा और कहेगा सर 1,000 रुपया तो दे दें। कहेगा इतनी महंगी वॉशिंग मशीन खरीदी है, 1,000 तुम भी नहीं दे सकते, ये तुम दोगे। कॉस्ट दुकानदार को पड़ गई डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। तो ये फर्क है इन दोनों में थोड़ा बहुत। बहरहाल नॉर्मली ये इकट्ठे ही यूज होते हैं, और हमारे लिए ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये है ही नॉन प्रोडक्शन, और हमारा ताल्लुक कहां से है? प्रोडक्शन से है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन की चीज़ों को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट निकालनी होती है। इसलिए इन पे इतनी ज़्यादा बहस नहीं होगी, लेकिन आपको बहरहाल फ़र्क समझ आ गया। ओके, चलें जी, मूव नेक्स्ट। फाइनेंस कॉस्ट। व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट? प्रॉफिट बोलते हैं। यू आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इंटरेस्ट नहीं कहना, हमेशा कहना है मुनाफा इंशाअल्लाह 12%। ओके, सो प्रॉफिट की जो कॉस्ट होती है, आपने अगर कोई बैंक से कर्जा लिया और उसके ऊपर आपको कि प्रॉफिट पे करना पड़ गया, या चले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, तो फिर वो फाइनेंस कॉस्ट में ही आएगा। या फिर बैंक के जो चार्जेस होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई चेक बुक इशू करवा ली, या आपने कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यार ये बंद कीजिएगा, ये पानी आ रही है, किसने चलाया? ये पहले भी ऐसे कर रहा था। समीर जरा बुलाइए, कैमरा बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें जी। तो बात हो रही थी फाइनेंस कॉस्ट की। इसमें एक तो अगर आपने बैंक से कोई कर्जा लिया तो उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया या प्रॉफिट पे किया, तो वो इसके अंदर आएगा। और दूसरा इसके अंदर जो आपने बैंक से कोई चेक बुक इशू करा ली, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करवा लिया, उसके जो चार्जेस होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें तो इंपोर्ट करवाने के लिए आपको एलसी ओपन करानी पड़ती है। एलसी का लफ्ज़ किसी ने सुना हो? लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक का डॉक्यूमेंट होता है, ज़रूरी होता है, इसके बगैर इंपोर्ट नॉर्मली नहीं हो सकती। तो इस एलसी ओपनिंग के लिए भी कुछ चार्जेस होते हैं जो बैंक आपको चार्ज करता है, ये चीज़ इसके अंदर आती है। मेरा आपसे सवाल है, आप हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, 10 लाख आपकी सैलरी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठेंगे आप, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठेंगे, ऐसे ही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है सीएफओ, नहीं है। आपको पता है टीचर बगैर तस्मों के जूते क्यों पहनता है? अच्छा नहीं, वैसे जी बताइए जी, क्या सीएफओ फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं होगा? चीफ ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस
हाँ तो ओहो, डिपार्टमेंट तो फाइनेंस होगा ना, डिपार्टमेंट फाइनेंस होगा, इस बात पे तो एग्री करते हैं ना सब। तो अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ रहा है तो जो 10 लाख सीएफओ को मिलेगा वो भी फाइनेंस कॉस्ट होगी। ट्रू और फॉल्स? क्यों फॉल्स? फाइनेंस कॉस्ट आपने बोला है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो बैठ रहा है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट होगी वो फाइनेंस कॉस्ट में आनी चाहिए। जे एडमिन कॉस्ट बनी जाएगी, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस कॉस्ट नहीं। एक आसान सा सवाल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट कहलाई जाएगी? फिर फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट नहीं होगी, अजीब बात कर रहे हैं आप, बताइए। सही कह रहे हैं, मान गया साथी, बिरयानी के बगैर ही मान गए जी। हाँ जी बताइए जी। यहां पे जो फाइनेंस है ना, ये फाइनेंस, इसका मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब है अगर आपने फाइनेंस अरेंज करना है, और फाइनेंस अरेंज करने का मतलब है पैसा अरेंज करना है, पैसा अरेंज करने की कॉस्ट नॉर्मली फाइनेंस कॉस्ट होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट नहीं होती। ये बात आपने जहन में रखनी है। इसलिए आप जब सीएफओ बन जाएंगे और 10 लाख रुपया महीना कमाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वो 10 लाख रुपया महीना एडमिन एक्सपेंस जाएगा, और जैसे ही आप घर जाएंगे तो आपका भी एक्सपेंस हो जाएगा। डेबिट पर्सनल एक्सपेंस 9,95,000, 5,000 छोड़ देते हैं, कोई नहीं, पेट्रोल खाना पीना समोसे वगैरह के लिए काम आ जाता है। ठीक है, ये तजर्बे से बता रहा हूँ। हाँ? सही बात है, नहीं इतना को बचा ही लेंगे। फिर आप फिर अगली तनख्वाह जब आपको मिलेगी ना 40 लाख, आप बताएंगे मुझे तो 15 लाख है मेरी तनख्वाह। ये आपको टिप्स भी दे रहा हूँ मैं साथ, ठीक है। फिर आपके पास बचे, फिर बीएमडब्ल्यू आ सकती है। हाँ हाँ, ये काम आएंगी बातें, आपको याद आएंगी तमाम बातें। ओके चले जी, यहां तक किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? ओके जी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें किसी का कोई सवाल? हाँ सॉरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगी। ओके जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम से वैसे ही वाजह है कि इसके अंदर क्या होगा जी, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होंगे या डेवलप कर रहे होंगे। बेसिकली एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग के अंदर, शायद आप में से कुछ ने पढ़ लिया हो या पढ़ना हो। रिसर्च एक अलहदा कॉस्ट होती है और डेवलपमेंट एक अलहदा कॉस्ट होती है। किसी को पता हो इन दोनों में फर्क क्या है? एनीवन? हाँ जी, कुछ ऐसी बात है। रिसर्च होती है एक नई चीज को बनाने के लिए या कुछ करने के लिए रिसर्च करना वो, और ऑलरेडी चीज को या जो जिस पे आपने रिसर्च मुकम्मल कर ली है और अब आपने उस पर काम करना है, तो वो क्या बनेगी? वो डेवलपमेंट में चली जाएगी। मिसाल के तौर पे कोविड आया था, तो पाकिस्तान में तो आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन पूरी दुनिया में लोगों ने उसकी वैक्सीन पे रिसर्च शुरू कर दी थी। तो वो एक नई चीज पे रिसर्च हो रही थी, नई चीज पे काम हो रहा था, तो जो नई चीज पे काम हो रहा था वो रिसर्च एक्सपेंस होता है। और फिर जब वो वैक्सीन बन गई, ट्रायल हो गए, उसको मजीद बेहतर करना था, तो वो जो अखराजात होते हैं फिर वो डेवलपमेंट में चले जाते हैं। अकाउंटिंग का पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर। ठीक होगी बात? तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये भी आपकी हेड ऑफिस में ही हो रही होती है, क्योंकि जब तक आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक वो फैक्ट्री में नहीं आती प्रोडक्शन के लिए। ऐसी है, ट्रायल वेरिएंट तो नहीं ना मार्केट में मिल रहे थे वैक्सीन के, जब वो फुल डेवलप हो गई, फुल पता लग गया उसके बारे में, उसके बाद उन्होंने उसकी प्रोडक्शन शुरू की थी। तो इसका मतलब है उससे पहले पहले वो नॉन प्रोडक्शन थी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी अखराजात हैं वो सारे के सारे नॉन प्रोडक्शन हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं। ठीक होगी बात? लगवाई हुई है वैक्सीन के नहीं? सही वाली के वो वाली? सही वाली। तमाम लोगों ने वैक्सीन करवाई हुई है ना? सही वाली। कितने लोग करवा चुके हैं? सही वाली नहीं कर, बता दे भाई, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी मुझे कुछ कराएगा। ओके चले ठीक है जी। ओके कोई सवाल? चले जी, आइए अब हम आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पे। अब इनके मुतालिक बात आपसे होगी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के टॉपिक में, या फिर थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग सीवीपी एनालिसिस, वहां पर थोड़ी बहुत बात होगी। अब उस इसके बीच में बात नहीं होगी। ठीक है, आप कोई 30 महीना या 30 लेक्चर के बाद ही इन पे बात होगी। ठीक है जी, रिजल्ट के बारे में मैं बात नहीं करता, आप लोग फिर परेशान हो जाते हैं। चले जी, अब आए जी प्रोडक्शन कॉस्ट पे, जो हमारा मेन इशू है, जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है।
प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, मटेरियल में, लेबर में और अदर एक्सपेंसेस में या ओवरहेड्स कह लें इसमें। समझाने के लिए एक मिसाल देनी पड़ेगी। ओके, एक मिसाल देनी पड़ेगी जी समझाने के लिए, और मिसाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी, ये मिटा दूं, आपको KFC पसंद है या मैकडॉनल्ड्स पसंद है जी? चलें जो मिल जाए, भाई कह रहे हैं जो मिल जाए, चलें जो भी है मैकडॉनल्ड्स की बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम हम मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं। मैकडॉनल्ड्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग, और यहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिलती है दैट इज बर्गर। माजरत अगर आपको शक्ल बुरी लगे, मेरी नहीं बर्गर की, मेरी तो जैसी मर्जी लगे, बस कुछ ऐसा ही होता है जी, ये कोई UFO बन गया, बहरहाल जो भी बन गया, ठीक है, कुछ बर्गर इस तरह का होता है। आप बताएं सर, आपका नाम? फैज। फैज भाई, बर्गर के अंदर क्या क्या चीज आपको नजर आ रही होती है जब आप बर्गर खरीदते हैं? और आराम से बन होता है, और उसमें यार लिखने में भाई चिकन, वाकई यकीन है चिकन होता है? अच्छा, चिकन होता है और सैलेड होता है, और क्या होता है? यार मैकडॉनल्ड्स की बात हो रही है, शामी बर्गर की बात नहीं हो रही। केचप वगैरह अलहदा देते हैं वो, मैं अभी नहीं लिख रहा, एक मसला है इस वजह से। और बताइए और क्या होता है? सॉस होती है, और कोई कितने का मिलता है ये? चले जी, बहरहाल मेरा मकसद पूरा हो गया कि एक बर्गर को देख के आपको यह पता लग जाता है कि इस बर्गर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। अब बन आपको कहीं से अलहदा मिलता होगा, चिकन कहीं से अलहदा मिलता होगा, सैलेड अलहदा मिलता होगा, सॉसेज अलहदा मिलती होंगी। आप इनको प्रोसेस करते हैं, इनकी हालत बदलते हैं और ये एक अजीब सी चीज बना लेते हैं। ऐसे ही है। ओके, क्या मैं इन सबको कह सकता हूं कि ये वो मटेरियल है जो कि आपकी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है, तो जो भी चीज आपको आपकी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नजर आ रही होती है वो मटेरियल होता है जी, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। अब हाँ, ये जरूर है कि इस मटेरियल का मेन हिस्सा चिकन है, बन, सैलेड, या चले बन भी मेन हिस्सा है, सैलेड और सॉसेज चले छोड़ दें, मेन हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको भी मटेरियल बोला जाएगा क्योंकि ये आपकी जो मेन प्रोडक्ट है उससे फुली आइडेंटिफाइबल है। तो वो मटेरियल जो आपकी प्रोडक्ट के साथ फुली आइडेंटिफाई हो सके, फुली आइडेंटिफाइबल हो, वो क्या होता है जी? मटेरियल। और अगर मैं, ये नजर आ जाएगा इसके नीचे अगर लिख दूं, इसके नीचे लिख दूं, नजर आ जाएगा? अब मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जी, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है सबको? ओके, तो मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो कि आपकी प्रोडक्ट के साथ फुली आइडेंटिफाई हो सके, यानी आप प्रोडक्ट देख के बता सकें कि इसके अंदर ये चीजें हैं, इनको क्या कहा जाएगा? इनको डायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इस डायरेक्ट मटेरियल के नीचे लिख सकते हैं कैन बी आइडेंटिफाइड या फुली आइडेंटिफाइबल with the product, can be identified with the product या fully identifiable with the product। यार किसी को बुलाएं, वो फिर मसला हो रहा है। ओके, ऑन रहने दें, बता दीजिए उनको, फोन कर दें कि ये मसला कर रहा है। बारिश तो नहीं हो रही? ओके जी, यहां तक कोई मसला? ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है जी? ऐसा मटेरियल जो कि आपकी प्रोडक्ट के साथ फुली आइडेंटिफाइबल है, प्रोडक्ट को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज इस्तेमाल हुई है। आपके सामने बेंचेस पड़े हैं, आप इन बेंचेस को देख के क्या ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं? लकड़ी इस्तेमाल हुई है, कुछ लोहा इस्तेमाल हुआ होगा, नेल्स इस्तेमाल हुए होंगे, कोई बोल्ट्स इस्तेमाल हुए होंगे, पेंट इस्तेमाल हुआ होगा, पॉलिश इस्तेमाल हुई होगी। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें नजर आ रही हैं। एक गाड़ी आप देखते हैं तो गाड़ी देखते में भी आपको अंदाजा हो जाता है कि इसमें क्या क्या चीज इस्तेमाल हुई है। तो जो आप प्रोडक्ट देखें और उस प्रोडक्ट में आपको पता लगे कि इसमें क्या क्या चीज इस्तेमाल हुई है, वो सबका सब क्या है?
that is called direct material because it is fully identifiable with the product. बात समझ आती है? ओके क्या कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जो कि प्रोडक्शन में तो इस्तेमाल हुआ हो लेकिन आपको आपकी फाइनल प्रोडक्ट बर्गर में नजर ना आ रहा हो? ऑयल। भाई कभी ये बन उठा के ना चिकन पकड़ के दबा के देखना, आधा गिलास भर जाना है आराम से, नजर नहीं आता, सब नजर आता है भाई। इसके अलावा चले मैं मिसाल देता हूं, वो मास्क पहना होता है उसने, शेफ ने जो बना रहा होता है, कभी गौर किया आपने? क्या वो मास्क मटेरियल नहीं है? लेकिन क्या आप बर्गर देख के बता सकते हैं कि इस बर्गर को बनाने में कितने मास्क लगे? नहीं नहीं, एक कॉस्ट तो है ना, बिजनेस की कॉस्ट तो है, बिजनेस की बिल्कुल कॉस्ट है, लेकिन आप मास्क उसने पहना हुआ है और वो हर घंटे बाद या आधे घंटे बाद चेंज भी कर रहा है, उसे कॉस्ट लग रही है, मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। फिर उसने वो सर पे कैप भी पहनी होती है, फिर वो ग्लव्स भी पहने होते हैं। तो ये 3-4 एग्जांपल्स इसकी बन जाती हैं ऐसी जो कि जरूरी हैं प्रोडक्शन के लिए, लेकिन आप बर्गर देख के ये बता नहीं सकते कि कितना इस्तेमाल हुआ, इसमें ग्लव्स कितने इस्तेमाल हुए, मास्क कितना इस्तेमाल हुआ और वो कैप्स जो हैं वो कितनी इस्तेमाल हुई। हाँ, अगर वो कल को बर्गर के अंदर अपना इस्तेमाल शुदा मास्क रख के आपको दे दे तो मैं मान लूंगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपके बर्गर के ऊपर वो जो उसने वो उसमें ढक के देते तो भी मैं ठीक होगी बात, तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जब तक आपको वो प्रोडक्ट के साथ नहीं देगा तब तक आपको नहीं पता कि कितने इस्तेमाल हुए, वो इनडायरेक्ट मटेरियल ही रहेगा। तो बहरहाल मटेरियल इस्तेमाल तो हुआ लेकिन कितना इस्तेमाल हुआ आपको नहीं पता, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल बिकॉज इट कैन नॉट बी फुली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट या इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो लिख देते हैं नॉट आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप साथ वालों से सफ़े लेके उस पर नहीं लिख रहे। आप लोगों ने एक नया रजिस्टर बनाया है, उस पर हाकी कागज़ और प्लास्टिक कवर चढ़ाया है, शुरू में स्टिकर भी लगाया है जिस पे आपने अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सेक्शन, कॉलेज का नाम भी लिखा है और फिर आपने शुरू किया है। क्यों सर, ऐसे ही है? चलो नो सर, बस रजिस्टर बना लीजिए एक्स्ट्रा एक साफ़ सुथरा सा जिसमें कॉस्ट का काम हो, थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें जो आपको रिवाइज करने में काम आएंगी, क्योंकि पेपर से पहले आप सवाल तो नहीं करेंगे, आप कॉन्सेप्ट्स ही रिवाइज करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके तभी आप कर सकेंगे जब आपके पास इस तरह के कोई थोड़े बहुत नोट्स बने होंगे। किताब तो आपके पास होगी ही, वहाँ से तो अंग्रेज़ी आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये शक्लें जो बनी हुई है ना इस तरह की, ये कुछ काम आ जाती हैं। तो ये जो मैं कहानियाँ आपको सुनाता हूँ ना, कोई शौक से नहीं सुनाता, इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा मसला ये है, या कोई भी अकाउंटिंग उठा लें, उसका मसला ये है कि दिमाग में पिक्चर नहीं बनती, समझ नहीं आती हो क्या रहा है। तो ये इसलिए तमाम चीज़ें, ये मैकडॉनल्ड इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि आपके जहन में ज़रा एक पिक्चर सी बन जाए, क्योंकि बर्गर सबने देखा हुआ है, सबने खाया हुआ है और सबको पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा होता है, इसलिए बात बन जाती है। आपने नहीं खाया हुआ सर? अच्छा, सवाल है कि ये बता रहे हैं नहीं खाया हुआ? अच्छा सॉरी, बताइए। पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट में आएगा सर, आपको पता है, फुली आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट, डायरेक्ट। ओके भाई, ओके जी। तो कहां पहुंचे हम? मटेरियल। मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल तो वो पूछ सकता है। आगे चलें जी। मैकडॉनल्ड्स वाले रात को मैकडॉनल्ड्स बंद करते हैं 12 बजे, सुबह 12 बजे खोलते हैं तो 2000 बर्गर बना पड़ा होता है, ऐसे ही है? नहीं जी, क्या फरमाया भाई ने? अच्छा वही गर्म, हाँ ये तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो उन्होंने ऑलरेडी बनाया होता है वो ऑलरेडी उन्होंने खुद बनाया होता है या कोई खलाई मखलूक आके बना जाती है? जी बस बात को यहीं रखें और ना लेके जाए जी। जी ऑब्वियसली बर्गर किसी ना किसी ने तो बनाना है, एवी जन्नात तो नहीं ना बनाएंगे आके, तो बनाना तो किसी ना किसी ने है। अब आप जब मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं ना और उसका किचन देखते हैं, आपको नजर आ ही रहा होता है सामने से, तो बड़े तरह के लोग आपको नजर आ रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई चीखें मार रहा होता है, कोई ऐसे ही बस लड़ रहा होता है, ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी से ना, कोई चिकन फ्राई कर रहा है, कोई उस चिकन को बन के अंदर लगा रहा है, कोई उस पर वो सॉस डाल रहा है, कोई बर्गर बना रहा है, उसे पैक करके वो शेल्फ में रख रहा है। जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बर्गर बनाने में,
ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि ये लेबर तो है लेकिन साथ ही साथ डायरेक्ट लेबर है। तो उसी तरीके से लेबर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। वो लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बर्गर को बनाने में, उनको डायरेक्ट लेबर बोला जाता है। तो वो बंदा जो बर्गर खुद बना रहा है वो है जी डायरेक्ट लेबर। ठीक होगी बात। फिर एक बंदा वो जो चीखे मार रहा होता है, साइड पे खड़ा होगा, कपड़े उसके जरा अच्छे होंगे, चीखे मारा, वो क्यों नहीं किया, ये जो भी कुछ बोल रहा है वो आपने सुना ही होगा। क्या वो बंदा बर्गर बना रहा है? ओके, मैं अपने अल्फाज चेंज करता हूं। जो बंदा डायरेक्ट बर्गर बना रहा है उसकी सैलरी जो नॉर्मली एग्रीड होगी वो या तो घंटों के हिसाब से होगी या इस हिसाब से होगी कि तुम एक बर्गर बनाओगे तो तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे। क्या उसकी कॉस्ट बर्गर के साथ डायरेक्टली एसोसिएट या डायरेक्टली आइडेंटिफाई की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इसीलिए वो डायरेक्ट लेबर भी है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, डायरेक्टली रिलेट कर रही है, और दूसरा वो खुद भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है बर्गर बनाने में। इसके बरक्स जो वो बंदा सुपरवाइज कर रहा है तमाम किचन स्टाफ को, वो तो एक सैलरी ले रहा होगा, और नॉर्मली उसकी जो सैलरी है वो किसी एक बर्गर के ऊपर डायरेक्टली आप एलोकेट नहीं कर सकते। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ना कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि कैसे इसकी सैलरी को इन तमाम बर्गर्स के ऊपर स्प्लिट किया जा सके। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है, और वैसे भी वो बंदा डायरेक्टली तो बर्गर नहीं बना रहा, इसलिए वो इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। तो सादा सी डेफिनेशन, जो बंदा खुद चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, और जो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, ये मत समझिएगा कि जो बंदा सुपरवाइज कर रहा है वो जरूरी नहीं है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा ना, वो किचन वाले काम ही नहीं करेंगे। वो भी इसीलिए काम कर रहे होते हैं कि ये बंदा वहां पे बैठ के चीखे मार रहा होता है। घर कंस्ट्रक्ट कराने का कभी किसी को तजर्बा हुआ हो ना, तो वहां पे सिर्फ अगर आप मजदूर या मिस्त्री लगा देंगे ना, काम नहीं चलना। एक ऊपर आपको ना जरा बंदा बिठाना पड़ता है, और उस बंदे की ना खास क्वालिटीज होती हैं। वो क्वालिटीज क्या होती हैं वो छोड़ दें, ठीक है, तब वो जाके काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो बंदा डायरेक्ट घर तो नहीं बना रहा, लेकिन वो जरूरी है घर बनवाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही वो सुपरवाइजर डायरेक्ट बर्गर तो नहीं बना रहा, लेकिन बहरहाल वो जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इनडायरेक्ट लेबर। दोनों में फर्क आपको समझ आ गया? डायरेक्टली इन्वॉल्व भी होता है और उसका पैकेज भी ऐसे डिजाइन किया होता है कि हर बर्गर पे उसकी कॉस्ट आराम से पता लगाई जा सकती है कि कितनी है। इसके बरक्स जो सुपरवाइजर इनडायरेक्ट लेबर है वो डायरेक्टली बर्गर नहीं बना रहा होगा, और उसकी सैलरी जो होगी मुश्किल होगा उसको डिफरेंट बर्गर्स पे स्प्लिट करना या एलोकेट करना। ठीक होगी बात? उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। तो क्या लिख सकते हैं जी डायरेक्ट लेबर को? डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, और इनडायरेक्ट लेबर में नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। आसान बात लिखें ताकि समझ रहे। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। जी भाई, सब अच्छा है, सब समझ आ रहा है, सब ओके है? क्या समझ आया? जो कुछ पढ़ाया, क्या कुछ पढ़ाया मैंने? ब्रांचेस कॉस्ट, ठीक है जी, ओके है जी, सब अच्छा है। चलें आगे। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी दो तरह के होते हैं जी, ये बात पहले ही कर लेते हैं। एक होते हैं जी डायरेक्ट, और एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होते हैं ना, ये ना होने के बराबर होते हैं, असल जिंदगी में भी आपको नजर नहीं आएंगे, बहुत कम। मुझे अभी तक प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कभी नजर नहीं आए, लेकिन बहरहाल कुछ एक दो मिसालें इसकी दुनिया में पाई जाती हैं, वो मैं आपके साथ जरूर जिक्र कर लूंगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की। जो इनडायरेक्ट होते हैं, आसान अल्फाज में अगर बात करूं, मटेरियल का आपको पता लग गया क्या होता है, लेबर का आपको पता लग गया क्या होता है, इन दोनों को निकाल दें, बाकी जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होंगे सारे इसमें आ जाते हैं। ये इसकी एक आसान डेफिनेशन है।
समझने के लिए आसान डेफिनेशन है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, या चलें पहले डिफाइन कर दें। ये वो तमाम खर्चे होते हैं जो कि ना तो मटेरियल होते हैं ना लेबर होते हैं, लेकिन बहरहाल जरूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए। मैकडॉनल्ड्स वाले बर्गर सड़क पे नहीं बनाते, वो बिल्डिंग में बनाते हैं। उस बिल्डिंग का या तो किराया होता है, या अगर वो बिल्डिंग उसकी अपनी है तो डेप्रिसिएशन होती है। ओके, फिर अभी बात की थी किसी ने हीट की, कि वो गैस वगैरह, यूटिलिटीज, बिजली, पानी, गैस सब इस्तेमाल होता है। यूटिलिटीज सारा कुछ इसमें आके गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि डायरेक्टली पता नहीं है कि एक बर्गर में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है या कितना बिल्डिंग का रेंट इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने वाले सारे इधर गिर जाते हैं आके। अभी बात करते हैं इस पे, अभी 5 मिनट बाद ये जब चीजें क्लोज होंगी तो आपको बात खुद समझ आ जाएगी। इसी तरीके से बिल्डिंग का रेंट हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए, फिर बिल्डिंग के रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। जब मैं बिल्डिंग की बात करूंगा तो फैक्ट्री बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, हेड ऑफिस की बात नहीं कर रहा। वो तो हम डिसाइड कर चुके कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, और इंश्योरेंस हो गई फैक्ट्री की, और मशीनरी जिस पे बन रहा है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, उसकी डेप्रिसिएशन। और इसके अलावा, हाँ जी भाई, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? 10 लाख वाली बात सोच रहे हैं कि ये सोच रहे हैं? अच्छा सुन रहे, अच्छा जी। और बताइए, और क्या एग्जांपल हो सकती है? जी जी भाई, आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं? आपने उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो नोट होता है वो पूरा पढ़ लिया कि नहीं? वो जिसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, सैलरीज होती हैं, पढ़ लिया कि नहीं? कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है वो? सबने नहीं पढ़ा हुआ। 12 चले छोड़ दें, नहीं पढ़ा तो छोड़ दें। फिर एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट होता है जी, उसके अंदर ना काफी सारे खर्चों की लाइन होती है एक, वो तमाम खर्चे इसके अंदर आते हैं। आसान बात करूं, उसमें यही होता है जी, इंश्योरेंस हो जाती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाते हैं, फिर यूटिलिटी बिल्स हो जाते हैं, फिर उसके अंदर ये आ जाती है, रेंट आ जाता है। ये तमाम चीजें उसके अंदर जो है वो आ रही होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी, रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन बट आर नॉट मटीरियल एंड लेबर। और इसकी अगर आप मिसाल लिखना चाहें तो क्या मिसाल लिख सकते हैं जी? इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, ये लिख सकते हैं आप। और रेंट ऑफ फैक्ट्री लिख सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं? इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, और क्या लिख सकते हैं आप? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरे ख्याल में बात आपको यहां तक समझ आ गई है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक होगी बात? क्यों सर, ओके है सब? परेशान तो नहीं हो गए? वैसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं होता, वैसे ही आपको ना डरा रहा था थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी हो भी जाता। ठीक है जी, नोट हो गया यहां तक? चले नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, पहले नोट क्यों बोला था भाई ने? अच्छा ओके, चले जी आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी चीज की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया बहुत ही रेयर होते हैं। ये वो सीए क्वालिफाइड लोग होते हैं रेयर कि नहीं? बहुत ही रेयर होते हैं, कबार नजर आते हैं। इसकी एक दो मिसालें ही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे, ये भाई साहब गए मैकडॉनल्ड्स और इन भाई साहब ने कहा मुझे नहीं पता, इसको ना स्क्वायर की फॉर्म में काट के मुझे दो, बस इन्होंने कहा मुझे स्क्वायर बर्गर चाहिए। तो उस बंदे ने कहा सर हमारे पास तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि हम इसको स्क्वायर, मुझे नहीं पता, कहीं से बंदा मंगवा के दो जो इसको स्क्वायर में काटे। फिर उन्होंने एक बंदा बुलाया जिसने इसको ऐसे स्क्वायर शेप में काट के इनको दिया, और उस बंदे ने इनसे 50 रुपए, इनसे नहीं मैकडॉनल्ड वालों से 50 रुपए वसूल कर लिए। अब मैकडॉनल्ड वालों की कॉस्ट है क्या? ये मटेरियल की कॉस्ट है, ये लेबर भी नहीं है। लेबर तो कुछ और होती है, वो तो आपने रखी होती है अपने पास, और वो जरा और हिसाब होता है उसका। ये तो बाहर से बस एक बंदा आया, एक काम करके तो फौरन चला गया।
तो फिर ले दे के गिरेगी ये यहां पे, ऐसे ही है। जरा इन खर्चों को देखें, बिजली, रेंट, इंश्योरेंस। क्या एक बर्गर पे कितना रेंट लगा बता सकते हैं? क्या एक बर्गर पे कितनी बिजली लगी बता सकते हैं? मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो बता सकते हैं, ये तो बता सकते हैं। और ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है, इसीलिए ये आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ओके, सो आप यहां पे लिख सकते हैं एक्सपेंस incurred for molding the product as per customer requirements। ऑडी खरीदी है कभी किसी ने? हंसते क्यों है? जब ऑडी खरीदे ना तो बेसिकली वो आपसे ये पूछते हैं कि भाई ये तो हमारा बेस वेरिएंट है, इसमें कुछ आप एड ऑन्स करवाना चाहेंगे? उसमें फिर आप बताते हैं जी फैब्रिक ऐसा कर दीजिएगा, साउंड सिस्टम ऐसा कर दीजिएगा, एलॉय व्हील्स ऐसे कर दीजिएगा। तो वहां पे शायद ये कुछ बातें ना इस तरह की हो जाती हैं, तो शायद वो जो एक्सपेंस उनके एक्स्ट्रा लगते होंगे वो फिर इसमें डालते होंगे वो। ओके, कोई सवाल? फिर इसमें एक एग्जांपल और भी आ सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क आप समझिएगा कि अगर तो आप कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया और उस कस्टमर के ऑर्डर के लिए आपने एक मशीन जो है वो रेंट पे ले ली, ठीक है, तो वो भी यहां पर आएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर वो मशीन आपने ऑर्डर पूरा करने के बाद वापस ना की और अपने पास ही रख ली और उसका किराया देते रहे, फिर वो डायरेक्ट से उठ के इनडायरेक्ट में आ जाएगी। क्योंकि अब क्या हो गया, अब मुश्किल हो गया कि एक बर्गर में उसकी कॉस्ट आराम से नहीं पता लग सकती, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली अब एसोसिएटेड नहीं रही। तो ये थोड़ी सी एक इनविजिबल लाइन है, या आपने बरकरार रखनी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, कि मेन वजह यही है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ जो कॉस्ट आप लिंक कर सकते हैं वो सारी डायरेक्ट हो जाती हैं, और जो आप डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, आपको कोई मेहनत करनी पड़ती है, कोई फॉर्मूला निकालने पड़ते हैं, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट में चली जाती हैं। ठीक होगी बात? तो ये जो मशीनरी है अगर सिर्फ एक बर्गर के लिए आएगी तो बात समझ आती है, लेकिन अगर आपने उसको बिठाई लिया अपने पास मशीनरी को और उसी से बर्गर बनाई जा रहे हैं बनाई जा रहे हैं बनाई जा रहे हैं, फिर ये उठ के इनडायरेक्ट में चली जाएगी, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और ये काम हम ओवरहेड्स के चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन कॉस्ट को स्प्लिट करते हैं एक यूनिट के ऊपर। ठीक होगी बात? किसी का कोई सवाल यहां तक? जी, आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, वो हो सकती है, आउटसोर्सिंग आ सकती है इसके अंदर, आप सही कह रहे हो। लेकिन वो भी डिपेंड करता है, अगर तो आउटसोर्सिंग आप जेनेरिक करवा रहे हो ना तो, और लमसम दे रहे हो, डिपेंड करता है पेमेंट टर्म्स क्या हैं। अगर तो प्रोडक्ट वाइज है फिर तो ठीक है, फिर तो डायरेक्ट है। लेकिन आप अगर उसको कहें मैं तुम्हें महीने का ₹1,00,000 दूंगा, मेरी मर्जी, तुम्हें कोई टेक्सटाइल का कपड़ा दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी है, फिर ये इनडायरेक्ट में चली जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है। ओके, ये देखना पड़ेगा। यहां से जी कंक्लूजन हमने निकालने हैं, और कंक्लूजन क्या निकालने हैं जी? एक आप उठाएं यहां से इनडायरेक्ट मटेरियल, एक उठाएं इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये चार चीजें उठाएं। इन चार चीजों को कलेक्टिवली कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इन चार चीजों को कलेक्टिवली कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओके, और यहां से फॉर्मूलाज निकलते हैं जी तीन, कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसके अंदर चार चीजें आ रही हैं। ओके, बात समझ आ गई? फिर एक फॉर्मूला होता है जी प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट कहते हैं जी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, यानी कि इतने हिस्से को प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है, इस हिस्से को। ठीक होगी बात? और एक होती है कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट,
इसमें क्या क्या लगेगा जी? डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो असल में हमारी नहीं, आपकी, मेरी तो गुजर चुकी, आपकी जो जिंदगी रुलेगी अगले 4 महीने, बस वो यही करते रुल जाएगी कि मटेरियल क्या है तो लेबर क्या है तो ओवरहेड्स क्या है और कॉस्ट क्या है, तो यही काम करते रहेंगे। और कॉस्ट कैसे निकालनी है, कॉस्ट में क्या क्या आता है, ये वो आपको सवाल में बताएगा और अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में बताएगा। तो इसलिए अंग्रेजी पे भी थोड़ा सा अबूर होना चाहिए। ये बात आपके साथ पहले दिन डिस्कस हो चुकी है। ओके सर, इंग्लिश एग्जाम ठीक है, पास की हुई है जी? एग्जाम थी, ठीक है। कितने मार्क्स थे एफएससी में आपके? अच्छा, आप एफएससी पास हुए हुए हैं या वो वाले हैं? अच्छा, पास हुए वाले हैं। एक तो थे ना जो पास कर दिए गए थे, एक वो थे जो पास हुए थे। आप कर दिए गए वाले हैं कि हो गए वाले हैं? अच्छा, कर दिए गए थे। अच्छा, तो सारे कर दिए गए थे वाले हैं। कोई 1100 में से 1100 वाला है आप में से? आपके कितने नंबर थे बताने वाले हैं तो बता दीजिए, वरना रहने दें। 850। हाँ, इंटर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इतनी दिए थे कि आपके ने पास किए थे पेपर, मेहनत करके पास किए थे? नहीं, ये कुछ लोग थे जिनको पास कर दिया गया था। वो कौन से लोग हैं जो पास कर दिए गए थे? एंड वाले भाई। कितने नंबर थे आपके? 814 आउट ऑफ 1100। 814 से ज्यादा किसी के? 814 1 1033 1 1033 2। ये भाई के मुझे 1100 लग रहे हैं। 1041 1053 1 1053 2 1053 1053। यार हम जैसे दो पास हो जाते हैं इतने में। 1053। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल किसी का? सर आप परेशान परेशान लग रहे हैं, पक्की बात है, नींद आ रही है? ओके जी, यहां तक नोट करें। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ डायरेक्ट वही है ओवरहेड बेसिकली। यार ये मैंने आपको बताया, ये ना मटेरियल होते हैं ना ये लेबर होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे खराजात आ जाते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं। जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी थी कि आपने प्रोडक्ट को की कटिंग करनी है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुतालिक। अब माजरत अगर किसी को बुरा लगे, अक्सर खवातीन जाती हैं तो ये सूट जो इनको पसंद आता है ना, ये वो नहीं, ये कहती नहीं इसको ऐसे 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 कर दो, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट बन जाती है। ओके, तो वो फिर शायद इसमें आ जाते हैं। हाँ तो वो उनकी कॉस्ट तो निकालनी है उन्होंने, अब पैसे कितने लेने हैं ये कैसे पता लगे? अब एक ने कहा कि मुझे ऐसा कर दो, अब वह करने की जो कॉस्ट है कुछ तो है ना, कुछ पैसे तो लेने हैं ना। लाख लें, 2 लाख लें, 50 लाख लें, कैसे पता लगे? कॉस्ट निकालेंगे तो पता लगेगा ना। ओके जी, और जी भाई ये सर कल पढ़ेंगे सर। सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर 4 चीजें आती हैं: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। इनको कलेक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहा जाता है। और कोई सवाल? चलें फिर आगे, चलें फिर कुछ एग्जांपल्स लिखिए और मुझे बताइए कि ये कहां पे फॉल करती हैं इसके अंदर। प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है, और उसके बाद आप बताएंगे कि एलिमेंट कौन सा है। रजिस्टर उम्मीद है आपके पास होंगे, पेन भी उम्मीद है आपके पास होंगे, नियत तो आपके पास है ही। लिखें जी फिर पहला जुमला, फर्स्ट सेंटेंस, और आपने मुझे बताना है, पहले तसल्ली से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर बताइएगा। मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग फी, मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग फी फॉर डिलीवरी व्हीकल, मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग फी फॉर डिलीवरी व्हीकल। हाँ जी बताइए, इज इट प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वजह? जी बिल्कुल, इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये गाड़ी सिर्फ इस्तेमाल हो रही है कस्टमर्स को चीजें डिलीवर करने के लिए।
और मेरे ख्याल में अगर आप इसको एलिमेंट्स में ले जाना चाहें तो नॉन प्रोडक्शन में ये कहां पे गिरेगी, आके डिस्ट्रीब्यूशन में आके गिरेगी। तो ये बिल्कुल हमारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, और एलिमेंट देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। नेक्स्ट लिखिए, कमीशन पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कमीशन पेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जी बताइए। हाँ जी, ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए ये नॉन प्रोडक्शन में आएगा और सेलिंग कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट लिखिए आप, सैलरी ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर 1 मिलियन। सैलरी ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर, सर बुरा तो नहीं मनाते आप? ओके, सैलरी टू फाइनेंस, जब ये 10 लाख ले लिए जाएंगे ना फिर आइएगा बताइएगा मुझे जब घर जाके ले लिए जाएंगे। ओके, सैलरी टू फाइनेंस डायरेक्टर। जी भाई, बेस्ट ही बोला, गुस्सा नहीं किया, बताएं। सैलरी टू फाइनेंस डायरेक्टर, जी बताइए। एडमिन कह रहे हैं आप, फाइनेंस कॉस्ट नहीं बनेगी? जी बिल्कुल, ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं बनेगी, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि फाइनेंस डायरेक्टर का काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है और कहीं से दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं बनता, इसीलिए ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है और एडमिन एक्सपेंसेस में ही फॉल करेगी। ओके जी, नेक्स्ट लिखिए, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन रॉ मटेरियल वेयरहाउस, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन रॉ मटेरियल वेयरहाउस। पहले तो ये बताइए प्रोडक्शन है नॉन प्रोडक्शन है? इस बात पे सब एग्री करते हैं कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। जी बिल्कुल, रॉ मटेरियल वेयरहाउस आपको पता है फैक्ट्री में मौजूद होता है, और वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पे जितनी भी कॉस्ट है सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। एलिमेंट बताइए कौन सा है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल तो नहीं है, ये भी निकल गया, लेबर या ओवरहेड? लेबर वाले लोग हाथ खड़ा करें, ओवरहेड वाले लोग हाथ खड़ा करें। ये बाकी कौन लोग हैं? न्यूट्रल। अस्तगफिरुल्लाह। बात को समझिए, अगर रॉ मटेरियल वेयरहाउस इसके गार्ड को निकाल दिया जाए या ये छुट्टी कर ले, प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? तो कैसे कहते हैं आपके ये लेबर है? नहीं, ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स में गिरेगा। हां, एक बात मैं आपकी एग्री कर लेता हूं कि बेशक आप इसको इनडायरेक्ट लेबर कह दें, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं है, मसला ये है ना, इनडायरेक्ट लेबर है, आप इसको इनडायरेक्ट लेबर कह दें या ओवरहेड्स कह दें, अल्टीमेटली गिरना सबने एक ही जगह पे जाके है, ट्रीटमेंट सबका एक ही है, लेकिन आपकी क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन समझना भी जरूरी है ये ओवरहेड्स, ठीक है? वो जो प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ हम इनडायरेक्ट लेबर में लेके जाते हैं, अब बाकी जो बाहर बाहर के लोग होते हैं ना, ओवरहेड्स में जाते हैं। अगली लाइन लिखिए, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन फिनिश गुड्स वेयरहाउस, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन फिनिश गुड्स वेयरहाउस। नॉन प्रोडक्शन गुड्स, फिनिश गुड्स कैसे? फिनिश गुड्स, व्हाई नॉन प्रोडक्शन? जी भाई, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, वजह? नहीं, फिनिश हो गई है तो क्या मतलब, अब वो निकाल देंगे उनको? आप लोग जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, घर वाले घर से निकाल देते हैं? यस सर। जी बताइए, अब वो चीजें बन गई हैं तो आप कहेंगे निकाल दो इनको फैक्ट्री से, ऐसे थोड़ी होता है। रेडी फॉर सेल है तो वेयर हाउस में तो पड़ी है। आप कह रहे हैं वेयर हाउस फैक्ट्री के अंदर ही होगा और फैक्ट्री कॉस्ट बनेगी, ओके, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट है, ओके। और बताइए, और बताइए।
देखिए ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ओके। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में भी अगर आगे जाएं तो क्या ये एडमिन है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंस है, क्या है? सेलिंग है, ओके। सबसे पहले तो ये सुने कि ये नॉन प्रोडक्शन क्यों है, फिर आगे एलिमेंट्स की बात होती है। देखिए ये चीजें बन चुकी हैं, अगर ये चीजें सेल नहीं हो रही तो इसके ऊपर बिजली भी लग रही होगी वेयर हाउस में, सिक्योरिटी भी लग रही होगी, रेंट भी लग रहा होगा, तो यूं तो आप इसकी कॉस्ट को बढ़ाते 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 पता नहीं कहां तक ले जाएंगे। और वो जो 100 रुपए का बर्गर होगा वो हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए में पड़ना शुरू हो जाए, तो क्या 2.25 लाख का बेचेंगे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक दफा जब एक चीज प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट से निकल जाती है तो मान ली बात आपकी कि ठीक है शायद वो फैक्ट्री में ही पड़ी रहे, लेकिन वो फिर प्रोडक्शन में शामिल नहीं की जाती इस मसले की वजह से जो मैंने आपको बता दिया। ठीक होगी बात। दूसरी बात यह कि इसको किस एलिमेंट में लेके जाना है, इसमें तजाद है, इसमें तजाद है। तजाद क्या है जी? कुछ लोग कहते हैं कि ये एडमिन में जानी चाहिए, बाकी लोग कहते हैं चूंकि सेल वालों की नाअहली है कि वो अभी तक सेल नहीं कर पाए, इसलिए ये उनकी कॉस्ट में जानी चाहिए, सेलिंग एक्सपेंसेस में जानी चाहिए। लेकिन इसमें जो आम तौर पे जो यूज होता है वो ये होता है कि अगर तो ये आपकी प्रीमिसेस में ही पड़ी हुई हैं तो इसको एडमिन पे ले जाएं, लेकिन अगर आप इसको अपनी सेल्स आउटलेट पे ले गए हैं वहां पे तो इसको सेलिंग में ले जाएं। ठीक है, तो अगर आपकी ये प्रीमिसेस में मौजूद है तो इसको एडमिन में रहने दें, लेकिन अगर ये आपकी प्रीमिसेस सॉरी आउटलेट्स पे चली गई हैं जहां पे सेल होती हैं वहां पे फिर ये सेलिंग बन जाती है। तो ये इसके अंदर आप एक बाइफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये है नॉन प्रोडक्शन। ठीक होगी बात? लिखिए आगे मजीद, फी टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फी टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, FEE फी TO2, आगे एडवर्टाइजिंग तो आता ही होगा आपको। फी टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यार भाई मुझे बड़े गुस्से में लग रहे हैं। अच्छा पक्की बात, गलत पढ़ा रहा हूं, बता दीजिएगा आप गलत पढ़ा रहे हैं। फी टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो भाई एंड में मुझे चेक कर रहे होंगे, हंस रहे हैं दूर दूर से, सर पता लग रहा है मुझे, ऐसी है, गोली ना कराइएगा कोई। चले जी, क्या है जी फी टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी? हाँ जी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है और हाँ सेलिंग में आएगी, सेलिंग में आएगी, ये सेलिंग में आएगी, लेकिन बहरहाल चूंकि सेम ही यूज होते हैं तो ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ कंपनीज प्रेमिसेस, इंश्योरेंस ऑफ कंपनीज प्रेमिसेस, इंश्योरेंस ऑफ कंपनीज प्रेमिसेस, जी बताइए, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? वजह, वजह जी सवाल आपको पूछना चाहिए था कौन से प्रेमिसेस, हेड ऑफिस की, फैक्ट्री की? आपने किसी ने पूछा ही नहीं और फैसला दे दिया नॉन प्रोडक्शन। क्या फैक्ट्री की इंश्योरेंस नहीं हो सकती? तो फिर वो भी नॉन प्रोडक्शन होगी। आपको सवाल पूछना चाहिए था प्रेमिसेस कौन से वाली, हेड ऑफिस और फैक्ट्री। तो अगर हेड ऑफिस होगी तो नॉन प्रोडक्शन एडमिन, और अगर फैक्ट्री होगी तो प्रोडक्शन और ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहने काफी है, ओके। सर नॉन प्रोडक्शन में एडमिन में आएगा सर, ये फाइनेंस इंश्योरेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट नहीं होती, वो सर मैंने बताया फाइनेंस अरेंज करने की कॉस्ट होती है वो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रिंटर, जी फैक्ट्री के, सुबह फैक्ट्री में होता है, शाम को उठा के हेड ऑफिस ले जाते हैं। अब बताएं, अब बताएं, अब बताएं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। अब कहेंगे सर जिधर खराब हुआ होगा ना उधर, ऐसे नहीं, इस सूरत में फिर 50-50 हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इतना उलझने की भी जरूरत नहीं है। अगर तो ये हेड ऑफिस का प्रिंटर है तो नॉन प्रोडक्शन एडमिन में ले जाएं इसको, अगर सेल्स डिपार्टमेंट का है तो सेलिंग में ले जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का तो डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाएं, ओके। और अगर ये फैक्ट्री का प्रिंटर है तो फिर ये प्रोडक्शन कॉस्ट है और ओवरहेड्स में जाएगी, ओके मेरे भाई। आखिरी चीज लिखें, उसके बाद अल्लाह हाफिज करते हैं। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर मशीन वर्कर्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर मशीन वर्कर्स, जी बताइए जी। हाँ जी, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? हाँ जी, ये बात तो तय होगी, प्रोडक्शन। मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाँ जी, ये इनडायरेक्ट मटेरियल में चीज आके गिरेगी। जो आपको दस्ताने बताए थे और क्या बताया था, मास्क बताया था,
यार हॉस्पिटल में तो इनडायरेक्ट मटेरियल बहुत यूज होता होगा क्या नहीं? जरा बताइए हॉस्पिटल में जो ये सर्जन ऑपरेशन करते हैं इनका तो इनडायरेक्ट मटेरियल बहुत ज्यादा होता होगा। वो क्यों डायरेक्ट है? नहीं तो नेसेसरी, या खाने बनाने के लिए भी नेसेसरी है, आपके कानून में लिखा हुआ है ये जो पहनना है और ये सब करना है। नहीं नहीं, ये सवाल है मेरा, बताइए हॉस्पिटल में क्या होगा फिर? चले कॉस्ट तो है ना। अच्छा चले ठीक है, सोच के आइएगा कि क्या करना है। सर कैरेज इनवर्ट, सर वो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ेंगे कि वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, वो इसमें मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट ही बन जाता है। ये जब हम चैप्टर, देखिए एक बात ज़हन में रखिए, इंशाल्लाह जब तक हम 30-35 लेक्चर में ये तीनों चैप्टर नहीं पढ़ लेते ना, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपके ज़हन में रह सकती हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कैरेज इनवर्ट की, ये हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, वो मटेरियल की कॉस्ट में बन जाएगा, वो मटेरियल ही बन जाएगा। ओके, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है जी।